चलिए आज की चर्चा एक बड़े और शायद थोड़े अजीब से विचार से शुरू करते हैं। गर्भ से कब्र तक। सोचिए, हमारा जन्म रजिस्टर होता है, फिर स्कूल, फिर लाइसेंस, शादी, घर और आखिर में मृत्यु का प्रमाण पत्र भी। मतलब हमारी पूरी जिंदगी की कहानी कुछ फाइलों और रजिस्टरों में दर्ज है। बिल्कुल। और ये सब जो अदृश्य धागे हैं, यही तो प्रशासन है। एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे समाज को चला रहा है। अदृश्य ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत अच्छी उपमा है क्योंकि ये बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है ना? हाँ, और हमें इसका एहसास तभी होता है जब या तो ये बहुत अच्छा काम करे या फिर एकदम ठप हो जाए। सही बात। और जब यही सिस्टम सरकार के हर काम में फैल जाता है तो उसे कहते हैं प्रशासकीय राज्य। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारकों के कथन हैं जिनकी मदद से हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब प्रशासन को, समझने की कोशिश करेंगे। और ये सफर दिलचस्प होगा क्योंकि हम देखेंगे कि कुछ लोग मानते हैं कि इस सिस्टम का काम है गाड़ी को बस सीधा चलाना, और कुछ मानते हैं कि इसका काम है गाड़ी को नई मंजिलों तक ले जाना। बिल्कुल। और यही टकराव इस विषय को इतना रोचक बनाता है। तो सबसे पहले इस आइडिया पर आते हैं कि सरकारें बदल जाती हैं पर सिस्टम वो बना रहता है। रैमजे म्यूर कहते हैं कि मंत्री आते जाते रहते हैं, यहाँ तक कि क्रांतियां भी हो जाए, लेकिन देश का प्रशासन वो चलता रहता है। हाँ, उसे कोई जड़ से नहीं उखाड़ सकता। और ये सुनने में जितनी सीधी बात लगती है उतनी ही गहरी है। कैसे? आप सोचिए, हर 5 साल में राजनीतिक पार्टियां बदल सकती हैं, उनकी नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो देश को एक निरंतरता, एक कॉन्टिन्यूटी देती है? वही प्रशासनिक ढांचा। वही ढांचा, वही अफसर, वही क्लर्क, वही पूरी मशीनरी जो कल पुरानी सरकार के लिए काम कर रही थी, आज वो नई सरकार के लिए काम करने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा एक अच्छी बात है? मतलब अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था बहुत धीमी हो या भ्रष्ट हो तो उसका हमेशा चलते रहना तो एक तरह से अभिशाप बन गया, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये प्रशासन का दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो ये स्थिरता देता है जो बहुत जरूरी है। एडमंड बर्क ने यही कहा था कि आप दुनिया की सबसे अच्छी सरकार बना लीजिए, लेकिन अगर उसे चलाने वाला मैनेजमेंट या प्रशासन ठीक नहीं है तो वो बस एक कागजी योजना बन के रह जाएगी। एग्जैक्टली। उनके हिसाब से तो प्रशासन के बिना कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन जैसा आपने कहा, दूसरी तरफ अगर यही प्रशासन बदलाव को अपनाने से मना कर दे तो ये तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। पॉल एच एप्पलबी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि प्रशासन के बिना सरकार सिर्फ एक बहस करने वाला क्लब, डिबेटिंग क्लब। हाँ, मतलब से बातें होंगी, नीतियां बनेंगी, पर जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। काम तो प्रशासन को ही करना है। बिल्कुल। तो ये तो साफ है कि प्रशासन एक स्थायी और जरूरी ढांचा है। ये वो हार्डवेयर है जिसके बिना सरकार का कोई भी सॉफ्टवेयर चल नहीं सकता। तो अगर ये स्थायी ढांचा है तो सवाल ये उठता है कि इस ढांचे का असली मकसद क्या है? क्या इसका काम सिर्फ व्यवस्था को बनाए रखना है या फिर कुछ नया बनाना भी है? और यहीं पर मुझे लगता है असली मतभेद शुरू होता है। हाँ, और ये इस विषय के दिल में बसा हुआ टकराव है। एक तरफ हैं पॉल पिगोर जैसे विचारक। वो कहते हैं कि प्रशासन का मुख्य काम है यथास्थिति बनाए रखना, मेंटेन द स्टेटस को। वो इसे परंपराओं का रक्षक मानते हैं। मतलब इसका काम नए रास्ते खोजना नहीं, बल्कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसे चलाते रहना है, बस बिना किसी गड़बड़ी के। पर यह बात मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूज करती है। एक नागरिक के तौर पर हम एक ही सिस्टम से दो बिल्कुल उल्टी उम्मीदें रखते हैं, है ना? अच्छा, जैसे कि? जैसे हम चाहते हैं कि हमारा पासपोर्ट ऑफिस प्रिडिक्टेबल हो, उसके नियम बार बार न बदलें ताकि हमें पता हो कि काम कैसे होगा। ये हुई यथास्थिति। सही बात है। लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि वही ऑफिस नई टेक्नोलॉजी अपनाए, प्रक्रिया को ऑनलाइन करे, उसे आसान बनाए। ये हुआ बदलाव। एक ही संस्था ये दोनों काम एक साथ कैसे कर सकती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब शायद ब्रूक एडम्स के विचार में छुपा है, जो पिगोर से बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। अच्छा। एडम्स का मानना था कि प्रशासन का मुख्य काम सामाजिक परिवर्तन का रास्ता साफ करना है, ताकि समाज में कोई हिंसक क्रांति न हो। हाँ, मतलब प्रशासन को बदलाव को मैनेज करना है, उसे रोकना नहीं है। तो एक कह रहा है ब्रेक लगाओ और दूसरा कह रहा है एक्सेलरेटर दबाओ। ये तो कंफ्यूजन है। या शायद ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, एक स्थिर व्यवस्था ही सुरक्षित तरीके से बदलाव को अपना सकती है। अगर हर चीज में अराजकता हो तो आप कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकते।
ये भी सही है। शायद सी मेरियम का विचार यहाँ सबसे संतुलित है। वो कहते हैं कि प्रशासन एक ऐसी मानव तकनीक है जो इंसान को उसके जटिल माहौल के हिसाब से ढालती है। ढालती है या एडेप्टेशन, ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। मतलब जरूरत पड़ने पर स्थिर रहना और जरूरत पड़ने पर बदलना। जैसे कार का सस्पेंशन सिस्टम होता है। अरे वाह, क्या बात है, बेहतरीन एनालॉजी है। उसका काम गाड़ी को स्थिर रखना भी है और गड्ढों के हिसाब से एडजस्ट करना भी। बिल्कुल। प्रशासन समाज का सस्पेंशन सिस्टम है। ये ना तो सिर्फ परंपरा का अंधा रक्षक है और न ही हर चीज को बदलने वाला क्रांतिकारी। और आज की दुनिया में जहां माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है, प्रशासन का ये रोल और भी बड़ा हो गया है। हाँ, और अब प्रशासन के इसी बढ़ते हुए दायरे पर बात करते हैं। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? एल.डी. वाइट एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि एक जमाना था जब लोग राजाओं से बस यही उम्मीद करते थे कि वो उन पर जुल्म ना करें। फिर एक दौर आया जब वो चाहते थे कि सरकार उन्हें बस अकेला छोड़ दे। लेकिन आज हम सरकार से अच्छी सड़कें, बिजली, इंटरनेट, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब कुछ मांगते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। राज्य की जिम्मेदारियां पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ गई हैं। और जब राज्य की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो जाहिर है उसे लागू करने वाले प्रशासन का दायरा और ताकत भी बढ़ जाती है। हाँ, गिराल्ड कैडन इसी चेन रिएक्शन की बात करते हैं। समाज सरकार पर निर्भर होता है और सरकार प्रशासन पर। ये एक साइकिल है। और ये निर्भरता अब हमारी जिंदगी के हर कोने में दिखती है। एच. फाइनर ने कहा था, राज्य हर जगह है, ये शायद ही कोई खाली जगह छोड़ता है। और ये बात तो आज और भी ज्यादा सच लगती है, नहीं? बिल्कुल। सोचे, सुबह उठकर हम जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो एक सरकारी रेगुलेटरी बॉडी के तहत आती है। जिस सड़क पर गाड़ी चलाते हैं वो नगर निगम के अधीन है। हमारे फोन का 5G स्पेक्ट्रम सरकार नीलाम करती है। फाइनर ने तो शायद यूपीआई और आधार कार्ड के बारे में सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। प्रशासन अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या टैक्स वसूलने तक सीमित नहीं है, वो हमारे जीवन के अनुभव को डिजाइन कर रहा है। और इसी विशालता को देखते हुए एमी डेमॉक ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। कौन सी? कि प्रशासन का दर्शन जीवन का दर्शन बनने के करीब आ जाता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब आप किसी देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझ लें तो आप वहां के लोगों की जिंदगी जीने के तरीके को समझ सकते हैं। हाँ, और अगर ये सिस्टम इतना जरूरी हो गया है तो इसके फेल होने का खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। निश्चित रूप से। और इसी खतरे की तरफ W.B. डॉनम ने इशारा किया था। उनका कथन एक चेतावनी जैसा है। क्या कहा था उन्होंने? यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य कारण प्रशासन का विखंडन होगा। प्रशासन का विखंडन, युद्ध या महामारी नहीं। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी बिजली, पानी, सप्लाई चेन, कानून व्यवस्था, अगर ये सब ढह गया तो हमारी पूरी सभ्यता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ये वाकई एक गंभीर चेतावनी है। तो हमने ये समझ लिया कि प्रशासन एक स्थायी ढांचा है जिसके उद्देश्य को लेकर बहस है और जिसका दायरा आज हमारी पूरी जिंदगी पर छा गया है। लेकिन अब इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसका मानवीय पक्ष। हाँ, क्या इस विशालकाय मशीन के अंदर एक दिल भी है? इसका मानवीय और नैतिक पक्ष क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर हम प्रशासन को सिर्फ नियमों, कानूनों और लाल फीताशाही की एक बेजान मशीन मान लेते हैं। राइट, लेकिन इसके हर हिस्से में इंसान है और ये इंसानों के लिए ही काम करता है। ऑडवे टीड ने कहा था कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। नैतिक अभिकर्ता या मोरल एजेंट, ये बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई अफसर किसी फाइल पे साइन करता है तो वो सिर्फ एक नियम का पालन नहीं कर रहा, वो एक नैतिक फैसला ले रहा है, एक ऐसा फैसला जिसका असर किसी की जिंदगी पर पड़ेगा। टीड यही कहते हैं कि हम सब इस खेल का हिस्सा हैं। या तो हम प्रशासन कर रहे हैं या हम पर प्रशासन हो रहा है। बिल्कुल। और शायद दिन के आखिर में ये सब बड़ी बड़ी थ्योरी और फिलॉसफी एक बहुत सीधी सी बात पर आकर टिक जाती हैं, जो फेलिक्स से नीग्रो ने कही थी कि प्रशासन का असली मतलब है जनता को दी जाने वाली बुनियादी सेवाएं। हाँ, क्या लोगों तक साफ पानी पहुंच रहा है? क्या उनके बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही है? बाकी सब बातें इसके बाद आती हैं। और डी वोल्डो इस विचार को एक बहुत ही खूबसूरत अंजाम देते हैं। वो कहते हैं कि लोक प्रशासन सिर्फ एक जटिल समाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि मनुष्य के कल्याण को अपना आदर्श बनाते हुए
ये निश्चित रूप से एक महान रचनात्मक शक्ति है। रचनात्मक शक्ति या क्रिएटिव फोर्स, ये शब्द तो प्रशासन की पूरी छवि ही बदल देता है। बदल देता है। ये प्रशासन को सिर्फ एक रेगुलेटर या कंट्रोलर के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में देखता है जो समाज में कुछ अच्छा, कुछ नया बना सकती है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद भरा नजरिया है। तो आज हमने प्रशासन की कहानी को समझा। ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों की कहानी नहीं, बल्कि उस स्थायी शक्ति की कहानी है जो राजनीतिक तूफानों के बीच भी समाज के जहाज को डूबने से बचाती है। हमने इसके अंदर के टकराव को भी देखा। एक तरफ ये परंपरा का लंगर है, तो दूसरी तरफ बदलाव की पतवार भी। और हमने ये भी देखा कि कैसे आधुनिक प्रशासकीय राज्य में इसका दायरा हमारी जिंदगी के हर पहलू में समा गया है। और शायद सबसे अहम बात ये कि इस विशाल मशीन के मूल में एक नैतिक जिम्मेदारी है, लोगों की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की। बिल्कुल। और इन्हीं सब विचारों को एक साथ लाते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ऑडवे टीड ने कहा था कि हम सब या तो प्रशासन कर रहे हैं या हम पर प्रशासन हो रहा है। जरा सोचिए, अपने परिवार को चलाते हुए, अपने ऑफिस में टीम को मैनेज करते हुए या अपनी सोसाइटी की किसी कमेटी में हिस्सा लेते हुए। हाँ, आप भी तो एक छोटे स्तर पर प्रशासन ही कर रहे हैं। ये सोचने का एक बहुत ही अलग तरीका है। तो उस भूमिका में आप कब एक नैतिक अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं और आपका लक्ष्य क्या होता है? चीजों को बस चलाते रहना यानी यथास्थिति बनाए रखना, या कुछ बेहतर करने के लिए बदलाव लाना? शायद इस पर सोचने से हम प्रशासन को एक बाहरी सरकारी चीज की तरह नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का ही एक हिस्सा मानकर बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी में हवा और पानी की तरह है। हर जगह मौजूद। हाँ, हर जगह मौजूद, लेकिन हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते जब तक कि वो काम करना बंद न कर दे। मैं बात कर रहा हूं लोक प्रशासन की। हमारे पास कुछ अकादमिक स्रोत हैं जो इस विषय की गहराई में जाते हैं। और जब हम लोक प्रशासन सुनते हैं तो दिमाग में सीधी तस्वीर आती है सरकारी दफ्तरों की, फाइलों के ढेर की। बिल्कुल, लालफीता शाही। लेकिन आज हमारा मकसद इस तस्वीर के पार देखना है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये सिस्टम असल में है क्या, और ये हमारी सुबह की बस से लेकर रात की बिजली तक हर चीज को कैसे चलाता है। सही बात है। तो एक बात ने मेरा ध्यान खींचा जो सुनने में बहुत सामान्य लगती है, पर है नहीं। स्रोत कहते हैं कि सरकार चाहे किसी भी तरह की हो, राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, हाँ, या चीन जैसी एक पार्टी की या अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश की, एक चीज सबके लिए जरूरी है, और वो है लोक प्रशासन। ये एक यूनिवर्सल सच जैसा है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। सरकार की बुनियाद होने का असल में क्या मतलब है? ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए, अगर सरकार देश का दिमाग है जो ये तय करती है कि क्या करना है, जैसे एक नया हाईवे बनाना है, हाँ, या बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाना है, तो लोक प्रशासन उस शरीर का मतलब हाथ पैर है जो ये सुनिश्चित करता है कि उसे कैसे किया जाए। अच्छा। जमीन कहाँ से आएगी, ठेकेदार कौन होगा, टीके कहाँ से आएंगे, नर्सें कैसे पहुंचेंगी, ये सारा कैसे वाला जो हिस्सा है ना, वो लोक प्रशासन है। मतलब ये सरकार के इरादों को जमीनी हकीकत में बदलने वाली मशीनरी है। बिल्कुल। इरादे तो कोई भी कर सकता है, असली काम तो उसे जमीन पे उतारने का है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात है, स्रोत इसे समाज को संभाल कर रखने वाली सबसे बड़ी ताकत कहते हैं। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना? हाँ, और ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है, खासकर उथल-पुथल के समय में। सोचिए, चुनाव होते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, कभी-कभी तो क्रांतियां या तख्ता पलट भी हो जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, राजनीतिक चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो बनी रहती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब तो वही रहते हैं। एग्जैक्टली, यही प्रशासनिक ढांचा है। जेरल केडन, जिनकी किताब का जिक्र हमारे स्रोतों में है, वो इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इसका एक मुख्य काम स्थिरता और व्यवस्था को कायम रखना है। जब राजनीतिक समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों, तो लोक प्रशासन वो लंगर है जो देश के जहाज को डूबने से बचाता है, ताकि रोजमर्रा का जीवन चलता रहे। हाँ, जरूरी सेवाएं जैसे पानी, बिजली, राशन, ये सब चलता रहे। ठीक है, तो ये एक स्टेबलाइजर की तरह है जो बड़े झटकों से सिस्टम को बचाता है।
लेकिन आज के समय में तो इसका काम सिर्फ देश को चलाते रहने से कहीं ज्यादा हो गया है। ऐसा लगता है कि सरकार से हमारी उम्मीदें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। तो ये बदलाव क्यों और कैसे आया? इस तंत्र पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आ कैसे गईं? इसके पीछे पिछले लगभग 200 सालों का इतिहास है। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति से। अच्छा। जब बड़े बड़े कारखाने लगे, लोग गांवों से शहरों की ओर भागे, तो नई तरह की समस्याएं पैदा हुईं जो पहले कभी नहीं थी। मजदूरों के रहने की जगह, काम के घंटे, साफ सफाई, प्रदूषण। और इन नई और जटिल समस्याओं से कोई अकेला आदमी या कंपनी तो निपट नहीं सकती थी। नहीं निपट सकती थी, तो सरकार को बीच में आना पड़ा, उसे दखल देना पड़ा, और यहीं से एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव की शुरुआत हुई, जिसका जिक्र स्रोतों में है। पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ना। जी हाँ। ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। पुलिस राज्य बनाम कल्याणकारी राज्य, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? बहुत आसानी से। पुलिस राज्य को आप एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझ सकती हैं। ठीक है। उसका काम क्या है? बस चोरों चक्कों को बाहर रखना, मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी हमले से देश को बचाना। वो बिल्डिंग के अंदर के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता। लेकिन कल्याणकारी राज्य, वो उस बिल्डिंग की पूरी मैनेजमेंट कमेटी है। वाह, ये तो बढ़िया उदाहरण है। हाँ, तो ये कमेटी सिर्फ सुरक्षा नहीं देखती, ये भी सुनिश्चित करती है कि लिफ्ट चले, सबको पानी मिले, पार्क मेंटेन हो और बच्चों के खेलने की जगह हो। मतलब ये सिर्फ बचाने वाला राज्य नहीं, संवारने वाला राज्य है। बिल्कुल। ये सक्रिय रूप से अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सब कुछ। एक विचारक रॉस्को पाउंड ने तो इसे सेवा राज्य ही कहा है। मतलब जब हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजते हैं या मेट्रो में सफ़र करते हैं या बाढ़ के दौरान सरकारी एजेंसियों को राहत कार्य करते देखते हैं, तो हम असल में इसी कल्याणकारी राज्य या मैनेजमेंट कमेटी को काम करते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कागजों पर मौजूद एक विचार नहीं है। और इस कमेटी पर बोझ बढ़ता ही गया। कैसे? स्रोतों में जनसंख्या विस्फोट का भी जिक्र है। बढ़ती आबादी का मतलब था शहरों पर ज्यादा दबाव, ज्यादा भीड़, ज्यादा झुग्गियां, भोजन और पानी की बढ़ती मांग। और फिर प्राकृतिक आपदाएं भी। हाँ, पर्यावरण की गिरावट से बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं बढ़ने लगी। इन सब आपदाओं के समय राहत और बचाव की पहली और आखिरी जिम्मेदारी भी प्रशासन पर ही आ गई। इन सब ने मिलकर लोक प्रशासन के काम को कई गुना बढ़ा दिया। तो ये सिर्फ एक संकट प्रबंधक और सेवा देने वाला ही नहीं है। क्या इसके और भी ऐसे पहलू हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देते? क्योंकि जेराल्ड कैडेन की जो भूमिका स्रोतों में बताई गई हैं, वो तो और भी गहरी लगती है। हाँ, इसका दायरा बहुत व्यापक है। जैसे कैडेन की एक भूमिका है सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप देना। एक मिनट, बहुत भारी भरकम लग रहा है। संस्थागत रूप देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी बदलाव को टिकाऊ बनाना। मान लीजिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक अच्छा अभियान शुरू किया। ये एक सामाजिक बदलाव का विचार है। ठीक है। लेकिन सिर्फ नारे लगाने से तो बदलाव नहीं आएगा, है ना? जी। इस विचार को जमीन पर उतारने के लिए स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट बनवाना, उन्हें स्कॉलरशिप देने के लिए एक सिस्टम बनाना, जागरूकता फैलाना, ये सब करके प्रशासन उस विचार को एक स्थायी संस्था या सिस्टम में बदल देता है। अच्छा। ताकि सरकार बदल भी जाए तो वो काम चलता रहे। बिल्कुल। इसी को संस्थागत रूप देना कहते हैं। समझ गया। मतलब सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक परमानेंट सिस्टम बनाना। और उनकी एक और भूमिका का जिक्र है समाज के निर्बल वर्गों का संरक्षण। ये तो सीधे तौर पर सामाजिक न्याय की बात करता है। हाँ, और ये प्रशासन के दिल में होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रशासन सिर्फ नीतियां लागू नहीं करता, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि उन नीतियों का लाभ समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे वृद्धावस्था पेंशन या गरीबों के लिए राशन। हाँ, ये देखना प्रशासन का काम है कि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उस तक मदद पहुंचे। लेकिन एक भूमिका है जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है और शायद थोड़ी विवादास्पद भी है। स्रोत कहते हैं कि लोक प्रशासन का एक काम जनमत का निर्माण करना और लोक नीतियों को प्रभावित करना भी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि प्रशासन तो बस राजनीतिक आकाओं के आदेशों का पालन करता है या फिर जनता की मांगों पर प्रतिक्रिया देता है। सही कहा। लेकिन क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? जनमत का निर्माण करना और जनमत को सुनना, इन दोनों में बहुत बारीक सी लाइन है। वही तो। क्या ये प्रशासन को प्रोपेगेंडा का एक औजार बनाने का खतरा पैदा नहीं करता? ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं लगता।
आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और ये एक बहुत बड़ी नैतिक बहस भी है। स्रोत इस पहलू को सकारात्मक रूप में देखते हैं। कैसे? उनका तर्क है कि प्रशासकों के पास ज़मीनी हकीकत का डेटा होता है, अनुभव होता है, विशेषज्ञता होती है। जैसे एक स्वास्थ्य सचिव को पता है कि किस इलाके में कौन सी बीमारी फैल रही है, तो वो सरकार को नीति बनाने के लिए सलाह दे सकता है और सही जानकारी देकर जनता को भी जागरूक कर सकता है। इस तरह वो जनमत को सूचित करके उसे एक सही दिशा देता है। लेकिन हाँ, अगर इसका दुरुपयोग हो तो ये यकीनन खतरनाक हो सकता है। ये प्रशासन की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ठीक है, तो ये तस्वीर तो बहुत अच्छी लग रही है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें स्थिरता देता है, हमारी देखभाल एक मैनेजमेंट कमेटी की तरह करता है और समाज को बेहतर बनाने का काम करता है। सुनने में तो सब परफेक्ट है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असलियत में ऐसा हमेशा नहीं होता। तो हमारे स्रोतों में इस परफेक्ट तस्वीर और जमीनी हकीकत के बीच के फासले के बारे में क्या कहा गया है? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी। बिल्कुल, और स्रोत इस गड़बड़ को एक बहुत ही सटीक नाम देते हैं, प्रशासनिक पिछड़ापन, जिसे अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव लैग कहते हैं। प्रशासनिक पिछड़ापन, इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, सरकार स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान करती है, जिसमें वाईफाई वाले बेंच और सोलर स्ट्रीट लाइटें हों। ये है आकांक्षा। ठीक है। लेकिन हकीकत में हमारे मोहल्ले की सड़क पे गड्ढे हैं और हर बारिश में पानी भर जाता है। ये है प्रदर्शन। इसी खाई को, इसी गैप को प्रशासनिक पिछड़ापन कहते हैं। अरे वाह, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो हम नागरिक के तौर पर रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल, लोगों की उम्मीदें और जरूरतें तो 5G की स्पीड से बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी प्रशासनिक मशीनरी अभी भी 2G की स्पीड पर चल रही है। ये तो एकदम सटीक उदाहरण है। तो इस खाई को भरने का रास्ता क्या है? अगर समस्या इतनी बड़ी है तो स्रोत इससे बाहर निकलने का क्या तरीका सुझाते हैं? स्रोत कहते हैं कि इसका समाधान सिर्फ ज्यादा पैसा देने या ज्यादा कर्मचारी भर्ती करने से नहीं होगा। जरूरत है 3 स्तरों पर गहरे बदलावों के। 3 स्तरों पर? हाँ, वो इसे कहते हैं संरचनात्मक, प्रक्रियागत और व्यवहारगत बदलाव। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, ये सुनने में फिर से भारी लग रहा है। नहीं, ये बहुत सीधा है। पहला, संरचनात्मक बदलाव, यानी ढांचे में बदलाव, विभागों का विलय करना, उन्हें छोटा और ज्यादा फुर्तीला बनाना। ठीक है। दूसरा, प्रक्रियागत बदलाव, मतलब काम करने के तौर तरीकों में बदलाव, फाइलों और नियमों के उस जाल को सुलझाना जिसमें हर काम फंसा रहता है, प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, व्यवहारगत बदलाव। 1 मिनट, ये सुनने में सबसे मुश्किल लगता है। नियम बदलना, ढांचा बदलना फिर भी आसान है। लोगों की आदतें, उनकी सोच, उनका रवैया बदलना तो दशकों का काम है। बिल्कुल, स्रोत सीधे उदाहरण तो नहीं देते, लेकिन इशारा इसी तरफ है कि असली बदलाव यहीं से आएगा, जब अधिकारी खुद को शासक नहीं बल्कि सेवा प्रदाता समझने लगे। हाँ, सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, जब पारदर्शिता और जवाबदेही सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि उनके काम करने के तरीके में आ जाए। ये सबसे धीमी और सबसे कठिन लड़ाई है। और इसी मुश्किल लड़ाई के बीच पिछले कुछ दशकों में एक और बड़ा आइडिया सामने आया है, जिसका जिक्र स्रोतों में है, निजीकरण। हाँ, प्राइवेटाइजेशन। ऐसा लगता है कि जब सरकारी सिस्टम इस खाई को नहीं भर पाया तो एक विचार आया कि क्यों ना कुछ काम प्राइवेट सेक्टर को ही दे दिया जाए। बिल्कुल, और यहीं पर ये पूरी कहानी और भी जटिल हो जाती है। निजीकरण के पक्ष में तर्क ये है कि प्राइवेट कंपनियां ज्यादा कुशल होती हैं, उनमें कंपटीशन होता है, वो तेजी से काम करती हैं और सरकार का बोझ कम करती हैं। भारत में टेलीकॉम सेक्टर इसका एक क्लासिक उदाहरण है। सही कहा, जब तक ये सरकार के हाथ में था, एक फोन कनेक्शन के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था। निजीकरण के बाद क्रांति आ गई। ये तो सच है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा, जैसा स्रोत इशारा करते हैं। हाँ, और वो पहलू बहुत गंभीर है। सवाल ये उठता है कि जो चीजें कल्याणकारी राज्य की मूल जिम्मेदारियां हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, जब वो प्राइवेट हाथों में जाती हैं तो क्या होता है? प्राइवेट कंपनी का पहला मकसद तो मुनाफा कमाना है, सेवा देना नहीं। एग्जैक्टली। तो क्या ऐसे में सेवा का मकसद मुनाफे के नीचे दब जाता है? क्या इलाज और पढ़ाई इतनी महंगी हो जाती हैं कि वो गरीब की पहुंच से बाहर हो जाए? मतलब ये एक बहुत बड़ा तनाव है। एक तरफ प्रदर्शन की खाई को पाटने के लिए निजीकरण एक आकर्षक समाधान लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कल्याणकारी राज्य की आत्मा पर ही सवाल खड़े कर देता है। सही बात है। यही आज लोक प्रशासन के सामने सबसे बड़ी पहेली है। स्रोत इसका कोई आसान जवाब नहीं देते, लेकिन वे इस तनाव की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं। सही संतुलन कैसे बनाया जाए?
कौन सी सेवाएं निजी हाथों में दी जा सकती हैं और कौन सी हर हाल में सरकार के पास रहनी चाहिए। ये बहस आज दुनिया के हर देश में चल रही है। तो आज की चर्चा से साफ है कि लोक प्रशासन सिर्फ फाइलों का खेल नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की नींव है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने इसकी भूमिका को सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड से बढ़ाकर पूरी सोसाइटी का मैनेजर बना दिया। और आज ये मैनेजर जनता की रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती आकांक्षाओं और अपनी कछुए की चाल वाली क्षमताओं के बीच संतुलन बनाने की एक जबरदस्त चुनौती का सामना कर रहा है। बिल्कुल, हमने इसकी पूरी यात्रा देखी, कैसे ये सिर्फ कानून लागू करने वाले से बढ़कर सामाजिक आर्थिक बदलाव का इंजन, समाज के कमजोर वर्गों का रक्षक और यहाँ तक कि जनमत को प्रभावित करने वाले की एक बेहद जटिल भूमिका तक पहुंचा है। और इस पूरी यात्रा में निजीकरण जैसी नई चुनौतियों ने इसे और भी पेचीदा बना दिया है। सही कहा। चलिए, तो श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। स्रोत में प्रशासनिक क्षमता में सुधार के लिए 3 तरह के बदलावों का जिक्र था: ढांचे में, प्रक्रियाओं में और व्यवहार में। हमने बात की कि व्यवहारगत बदलाव यानी अधिकारियों की सोच में बदलाव सबसे मुश्किल है। तो इस पर सोचें कि नौकरशाही के भीतर किस तरह का एक व्यवहारिक बदलाव यानी अधिकारियों और कर्मचारियों की सोच या काम करने के तरीके में कोई एक बदलाव जनता की उम्मीदों और सरकारी प्रदर्शन के बीच की इस खाई को पाटने पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ये केवल नए नियमों या ऐप्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के भीतर काम करने वाले इंसानों की सोच और उनकी नीयत के बारे में। नमस्कार, और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि पासपोर्ट बनवाने का अनुभव या किसी सरकारी दफ्तर से कोई दस्तावेज निकलवाने का अनुभव वो अमेज़न से कुछ ऑर्डर करने या ज़ोमैटो पर खाना मंगाने के अनुभव से इतना अलग क्यों होता है? हाँ, ये तो रोज की बात है। दोनों में ही एक संगठन है, लोग हैं, प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वो जो एहसास है वो बिल्कुल जुदा है। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम घूमने वाले हैं। लोक प्रशासन बनाम निजी प्रशासन, यानी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सुनने में ये शब्द काफी भारी लगते हैं। हाँ, भारी भरकम शब्द हैं, पर असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन अकादमिक स्रोत हैं जो इसी फर्क और समानता को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से यह पता लगाना कि ये दोनों सिर्फ अलग हैं या एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, और इस चर्चा को शुरू करने के लिए चलिए पहले इन दोनों शब्दों को आसान भाषा में समझ लेते हैं। लोक प्रशासन मतलब सरकारी कामकाज। ठीक है। इसका लेना देना है सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने से और आम जनता तक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जैसी सेवाएं पहुंचाने से। और निजी प्रशासन? वहीं दूसरी तरफ है निजी प्रशासन, यानी प्राइवेट कंपनियों का मैनेजमेंट। उनका मुख्य उद्देश्य है अपने ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट या सर्विस बनाना और उससे मुनाफा कमाना। तो एक का मकसद है जनसेवा, तो दूसरे का लाभ। बिल्कुल, यही मूल अंतर है। ठीक है, तो ये तो हुआ इनका मूल अंतर, सेवा बनाम लाभ। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कई विचारकों ने इस पर गहरी पड़ताल की है। चलिए पॉल एच एप्पलबी के विचारों से शुरू करते हैं। कहते हैं उन्होंने इस अंतर को बहुत साफ तरीके से समझाया था। हाँ, एप्पलबी का विश्लेषण बहुत सटीक माना जाता है। उनके मुताबिक लोक प्रशासन निजी प्रशासन से 3 मामलों में जमीन आसमान का फर्क रखता है। अच्छा। पहला और सबसे बड़ा फर्क है राजनीतिक चरित्र, पॉलिटिकल कैरेक्टर। राजनीतिक चरित्र। लोक प्रशासन हमेशा राजनीति के साए में काम करता है। सरकारें बदलती हैं, मंत्रियों की प्राथमिकताएं बदलती हैं और इसका सीधा असर सरकारी विभागों के काम पर पड़ता है। उन्हें हमेशा जनता के मूड, चुनावी वादों और राजनीतिक दबाव को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। सही बात है। मतलब एक सरकारी अधिकारी सिर्फ फाइलें नहीं देखता, उसे ये भी देखना पड़ता है कि हवा किस तरफ बह रही है। हाँ। एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ अगर बदल भी जाए तो कंपनी का जो मूल लक्ष्य है यानी मुनाफा कमाना, वो नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकार बदलने पर तो पूरे मंत्रालय की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी से जुड़ा है एप्पलबी का दूसरा बिंदु। वो है उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता, मतलब स्कोप ऑफ पर्पस, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन। लोक प्रशासन के एक फैसले का असर पूरे समाज पर पड़ता है। जब सरकार शिक्षा नीति बदलती है या कोई नया टैक्स लाती है तो उसका प्रभाव देश के हर नागरिक पर, चाहे वो किसान हो, उद्योगपति हो या विद्यार्थी, सब पर पड़ता है। उनका कैनवस बहुत बड़ा है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। पूछिए। जब आप कहती हैं कि लोक प्रशासन का दायरा बहुत बड़ा होता है, तो क्या ये आज भी उतना ही सच है? आज के जमाने में गूगल,
मेटा या अमेज़न जैसी कंपनियों के फैसले भी तो दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर असर डालते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। उनका एल्गोरिदम बदलता है और लाखों छोटे बिजनेस का भविष्य तय हो जाता है। तो क्या ये फर्क अब धुंधला नहीं हो रहा? देखिए, असर के मामले में ये बड़ी कंपनियां यकीनन बहुत शक्तिशाली हो गई हैं, लेकिन एक बुनियादी फर्क है। क्या? एक प्राइवेट कंपनी का असर बाजार तक सीमित है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन लोक प्रशासन के पास संप्रभु शक्ति होती है, सॉवरेन पावर। सरकार कानून बना सकती है, टैक्स लगा सकती है और आपको नियम मानने के लिए बाध्य कर सकती है। अच्छा। गूगल आपको अपनी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन सरकार कर सकती है। यही इनके प्रभाव के दायरे को मौलिक रूप से अलग बनाता है। समझ गया। ये शक्ति का फर्क है, सिर्फ प्रभाव का नहीं। और एल्केबी का तीसरा बिंदु क्या था? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जन जवाबदेही, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। लोक प्रशासन जनता के प्रति, संसद के प्रति जवाबदेह होता है। उनकी हर कार्रवाई पर मीडिया की नजर होती है। कोई भी नागरिक आरटीआई के तहत उनसे सवाल पूछ सकता है, सीएजी उनकी ऑडिट करती है। निजी प्रशासन में भी जवाबदेही होती है, लेकिन वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और ग्राहकों के प्रति होती है। मतलब एक सरकारी विभाग अगर कोई टेंडर पास करता है तो उस पे आरटीआई लग सकती है, मीडिया में हेडलाइन बन सकती है, संसद में हंगामा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने सप्लायर बदलती है जी, तो ज्यादा से ज्यादा उनके शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ेगा, आम जनता को नहीं। सोशल मीडिया पर हंगामा एक अलग बात है, पर कानूनी और संवैधानिक जवाबदेही का स्तर बिल्कुल अलग है। एकदम सटीक। और इसी जवाबदेही के धागे को एक और विचारक सर जोसिया स्टैम्प ने आगे बढ़ाया। उन्होंने 4 और सिद्धांतों के आधार पर इस फर्क को समझाया। अच्छा, तो स्टैम्प ने इसमें और क्या परतें जोड़ी? स्टैम्प का पहला सिद्धांत था एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब है कि लोक प्रशासन को हर नागरिक के साथ एक जैसा व्यवहार करना होता है। कानून सबके लिए बराबर है। आप किसी को अमीर या गरीब होने के आधार पर अलग सुविधा नहीं दे सकते। हाँ, मतलब वो कस्टमर सेगमेंटेशन नहीं कर सकते। सही। प्राइवेट बैंक अपने सबसे अमीर ग्राहक को प्रायोरिटी बैंकिंग की सुविधा दे सकता है, ये उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई सरकारी दफ्तर ऐसा करने लगे तो अगले दिन हंगामा हो जाएगा कि वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। स्टैम्प का दूसरा सिद्धांत है बाहरी वित्तीय नियंत्रण, एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। सरकारी विभाग जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं, इसलिए उनके खर्च पर बहुत सख्त बाहरी नियंत्रण होता है। बजट संसद पास करती है और खर्च का ऑडिट सीएजी जैसी संस्थाएं करती हैं। हर रुपए का हिसाब देना पड़ता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है जिसका हर ट्रांजैक्शन पब्लिक में छप जाता है। हाँ। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक कंपनी कार्ड है जिसका हिसाब उसे सिर्फ अपने बॉस को देना है। क्या खूब एनालॉजी है, एकदम सही। स्टैम्प का तीसरा सिद्धांत एप्पलबी की जन जवाबदेही वाली बात से ही मिलता जुलता है। और चौथा, जो बहुत अहम है, वो है सेवा प्रेरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव। सेवा का भाव। हाँ, लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना है। उनका लक्ष्य समुदाय का कल्याण है। निजी प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना है। हालांकि अच्छी सेवा देना उस लाभ को कमाने का एक जरिया हो सकता है, पर मूल प्रेरणा यानी मोटिवेशन बिल्कुल अलग है। तो अब तक हमने एप्पलबी और स्टैम्प के नजरिए से कई बड़े अंतर देख लिए हैं। राजनीतिक दबाव, जवाबदेही, एकरूपता और सेवा का भाव। हमारे स्रोतों में एक और बड़ा नाम आता है, हर्बर्ट ए साइमन। सुना है उन्होंने इस पूरी बहस को 3 शब्दों में समेट दिया था। जी, साइमन का वर्गीकरण बहुत सीधा और सरल है। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन नौकरशाही जैसा होता है, ब्यूरोक्रेटिक। और निजी प्रशासन? निजी प्रशासन व्यापार जैसा होता है, बिजनेस लाइक। करेक्ट। नौकरशाही में प्रक्रियाओं, नियमों और एक तय ढांचे पर जोर होता है। व्यापार में कुशलता, तेजी और नतीजों पर। और उनका दूसरा बिंदु? उनका दूसरा बिंदु वही था जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। एक राजनीतिक है, दूसरा गैर राजनीतिक। और तीसरा बिंदु तो शायद हम सबका पसंदीदा है, लाल फीताशाही। हाँ, तीसरा बिंदु वही है, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। साइमन का मानना था कि लोक प्रशासन की पहचान अक्सर लाल फीताशाही से होती है, यानी काम में देरी, बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई और नियमों की जकड़न। ऐसा क्यों? इसका कारण भी वही जवाबदेही और एकरूपता है।
हर चीज का रिकॉर्ड रखना होता है ताकि कल कोई सवाल ना उठाए। निजी प्रशासन में ये बहुत कम होता है क्योंकि वहां हर मिनट की देरी का मतलब है मुनाफे का नुकसान। तो इतने सारे अंतर सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये दोनों दो अलग-अलग ग्रह से हैं। एक तरफ नियम और जवाबदेही का जंजाल है तो दूसरी तरफ मुनाफे की खुली दौड़। लेकिन इन्हें कहते तो दोनों को प्रशासन ही है, तो कुछ तो होगा जो इनमें एक जैसा हो, वरना एक ही नाम क्यों देते? यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अच्छा। जहां एप्पलबी, स्टैम्प और साइमन जैसे विचारक अंतरों पर जोर देते हैं, वहीं हेनरी फेयोल और उर्विक जैसे मैनेजमेंट गुरुओं का मानना था कि प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे वो सरकारी दफ्तर में हो या किसी फैक्ट्री में। उनके अनुसार दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। कोई बुनियादी फर्क नहीं। हमारे स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। लोक और निजी प्रशासक एक ही वंश की दो प्रजातियां हैं, लेकिन उनके अपने विशेष मूल्य और तकनीकें हैं जो उनके भिन्न चरित्रों का निर्माण करती हैं। एक ही वंश की दो प्रजातियां, वाह! इसका मतलब है कि इनका डीएनए एक जैसा है, बस माहौल और परवरिश ने इन्हें अलग-अलग बना दिया है। बिल्कुल। तो ये डीएनए क्या है? कौन सी हैं वो समानताएं? सबसे पहली और सबसे बड़ी समानता है प्रबंधकीय तकनीकें, मैनेजरियल टेक्निक्स। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, यानी योजना बनाना, संगठन खड़ा करना, तालमेल बिठाना और नियंत्रण रखना। अच्छा। ये मैनेजमेंट के वो औजार हैं जो एक कलेक्टर भी इस्तेमाल करता है और एक कंपनी का मैनेजर भी। मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना हो या एक नया फोन लॉन्च करना हो, इन तकनीकों के बिना काम नहीं हो सकता। यानी काम करने का जो बेसिक टूल किट है वो दोनों के पास एक ही है। बिल्कुल। दूसरी समानता है रूटीन के काम, जैसे लेखांकन और फाइलिंग। अकाउंटिंग एंड फाइलिंग। हिसाब किताब रखना। हाँ, हिसाब किताब रखना, ऑडिट करवाना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, स्टॉक का मैनेजमेंट करना, ये सभी काम दोनों तरह के संगठनों में लगभग एक जैसे ही होते हैं। तीसरी समानता है पदानुक्रम, हायरार्की, यानी वो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर, टॉप पर बॉस, फिर उसके नीचे मैनेजर और फिर कर्मचारी। जी। ये तो किसी भी बड़े संगठन का मूल ढांचा है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या कॉरपोरेशन। सही कहा। और जहां ढांचा एक जैसा है वहां समस्याएं भी एक जैसी होती हैं, जो हमारी चौथी समानता है, संगठनात्मक समस्याएं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। जैसे कि सही लोगों को नौकरी पर कैसे रखें, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित कैसे करें, बजट की कमी से कैसे निपटें, टीम में आपसी टकराव को कैसे सुलझाएं। ये सवाल सरकारी दफ्तरों में भी उठते हैं और कॉरपोरेट बोर्डरूम में भी। ये तो बहुत रोचक बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही समस्याएं होती हैं। समस्याएं हर जगह होती हैं, बस उनका रूप बदल जाता है। और आखिरी और पांचवी समानता है कर्मचारियों का आदान प्रदान, स्टाफ एक्सचेंज, लोगों का आना जाना। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि दोनों के बीच लोगों का आना जाना लगा रहता है। कई रिटायर्ड सरकारी अधिकारी प्राइवेट कंपनियों में सलाहकार बन जाते हैं और कई बार प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों को सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। अच्छा। हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो दोनों क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए एक जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। ये दिखाता है कि दोनों के कौशल और अनुभव एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि उनका ढांचा, तकनीकें और समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। आखिरकार ये एक हैं या अलग? ये विरोधाभास ही इस विषय का सार है, और इसे सबसे अच्छे से ड्वाइट वॉल्डो नाम के एक विचारक ने समझाया है। ओके। वॉल्डो कहते हैं कि भले ही काम करने के तरीके और तकनीकें एक जैसी हों, लेकिन लोक प्रशासन का सार्वजनिक चरित्र उसे हमेशा निजी प्रशासन से अलग करेगा। ये सार्वजनिक चरित्र कुछ चीजों से बनता है, जैसे कामों के कानूनी पहलू, जिम्मेदारी का विशाल स्तर और सबसे बढ़कर सार्वजनिक हित को हमेशा सबसे ऊपर रखने का दबाव। तो आपकी वो कार वाली एनालॉजी यहाँ फिट बैठती है। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए लोक और निजी दोनों प्रशासक एक ही जैसी कार चलाना जानते हैं, और शायद कार भी एक ही मॉडल की है। ठीक है। लेकिन एक को शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलाना है, जहां हर सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, हर नागरिक आपको देख रहा है और आपको हर नियम का सख्ती से पालन करना है। जबकि दूसरा अपनी प्राइवेट रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रहा है, जहां उसका एकमात्र लक्ष्य है
रेस जीतना। कार और ड्राइविंग स्किल एक जैसी हो सकती है, पर संदर्भ और जिम्मेदारियां सब कुछ बदल देती हैं। बहुत खूब। तो आज की चर्चा का सार ये है कि लोक और निजी प्रशासन एक ही पेड़ की दो अलग-अलग शाखाएं हैं। वाह, क्या बात है। उनकी जड़ें यानी मैनेजमेंट की तकनीकें और संगठनात्मक ढांचा एक ही हैं, लेकिन उनके फल यानी उनका उद्देश्य, उनकी जवाबदेही और उनका सामाजिक चरित्र मौलिक रूप से अलग हैं। एक का लक्ष्य जनसेवा की छांव देना है तो दूसरे का लाभ का फल देना है। एकदम सही सारांश। हमने देखा कि कैसे एप्पलबी ने जन जवाबदेही पर जोर दिया, स्टैम्प ने सेवा के भाव को सामने रखा और साइमन ने नौकरशाही बनाम व्यापार का स्पष्ट फर्क बताया। ये अंतर असली है और बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही उन समानताओं को भी नहीं भूलना चाहिए जो ये बताती हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे लोक प्रशासन निजी क्षेत्र से तेजी, नई सोच और ग्राहक केंद्रित होना सीख सकता है, और निजी क्षेत्र लोक प्रशासन से पारदर्शिता, स्थिरता और बड़े पैमाने पर काम करने का हुनर सीख सकता है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज के समय में जब कई निजी कंपनियां वो सेवाएं दे रही हैं जो पारंपरिक रूप से सरकार का काम मानी जाती थीं, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, यहां तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन भी, तो ये सोचना दिलचस्प है कि क्या इन निजी प्रशासनों को भी लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांतों जैसे जन जवाबदेही और सेवा भावना को अपनाना चाहिए? और अगर वे ऐसा करते हैं तो क्या लोक और निजी प्रशासन के बीच की ये रेखा भविष्य में और भी धुंधली हो जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो एक पहेली सी सामने रखते हैं। देखिए, इंसान तो हजारों सालों से सरकारें चला रहा है। बिल्कुल। बड़े बड़े साम्राज्य चलाए हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार कैसे चलाई जाए, इस पर एक व्यवस्थित पढ़ाई का, एक अकादमिक विषय का ख्याल उसे सिर्फ 100-150 साल पहले ही क्यों आया? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये सच में एक बहुत बड़ी और दिलचस्प पहेली है, और आज हम इसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार चलाने के काम में और उसे एक विषय के रूप में पढ़ने में इतना बड़ा फासला क्यों और कैसे रहा। तो ये सफर हमें कहाँ ले जाएगा? ये सफर हमें प्राचीन भारत से लेकर 19वीं सदी के अमेरिका तक ले जाएगा। वाह! चलिए तो फिर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। स्रोतों में इसके दो अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला अर्थ तो वो है जो हम रोज देखते हैं, मतलब सरकार का कामकाज, जैसे सड़क बनवाना, कानून व्यवस्था संभालना, टैक्स इकट्ठा करना, योजनाएं लागू करना। ये सब असल में हो रहा है एक्शन है। सरकार जो भी करती है वो एक तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है। अच्छा, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो खेल है जो मैदान पर खेला जा रहा है। क्या बढ़िया उपमा है, बिल्कुल। और दूसरा अर्थ है उसी खेल का विश्लेषण, खेल की कमेंट्री। हाँ, एकदम सही, खेल की कमेंट्री और उसका विश्लेषण। मतलब ये पढ़ाई का एक एकेडमिक विषय है। इसमें विशेषज्ञ ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सरकारी मशीनरी काम कैसे करती है, इसमें क्या कमियां हैं और इसे और बेहतर और कुशल कैसे बनाया जा सकता है। तो एक खेल है और एक खेल की कमेंट्री। और हमारी पहेली यही है कि खेल तो हजारों साल से चल रहा है, लेकिन कमेंट्री और विश्लेषण करने का विचार इतना नया क्यों है? और यहीं पर कहानी की सबसे दिलचस्प परत खुलती है। बताइए। देखिए, एक गतिविधि के तौर पर प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि समाज। सही बात है। जब से इंसानों ने झुंड में रहना और नियम बनाना शुरू किया, किसी न किसी रूप में प्रशासन तो मौजूद रहा ही है। लेकिन एक विषय के तौर पर, जैसा आपने कहा, यह सिर्फ 100-125 साल पुराना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पहले किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था? अगर कोई फॉर्मल स्कूल नहीं था तो क्या सब कुछ बस अंदाजे से ही चल रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा नहीं, सोच हमेशा से थी, बस उसे एक एकेडमिक विषय का नाम नहीं दिया गया था। अच्छा। हमारे स्रोत कुछ बेहतरीन उदाहरण देते हैं जो दिखाते हैं कि प्रशासनिक सोच कितनी पुरानी है। जैसे लगभग 2000 साल पहले प्राचीन भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र का नाम सुनकर तो मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब होगी। यही तो मजेदार बात है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये शासन कला पर एक, आप कह सकती हैं, एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास? जी।
इसमें एक राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, एक कुशल प्रशासनिक तंत्र कैसे बनाना चाहिए, टैक्स कैसे वसूलना चाहिए, यहाँ तक कि जासूसों का नेटवर्क कैसे बिछाया जाए और दुश्मनों के खेमे में फूट कैसे डाली जाए, इस पर भी प्रैक्टिकल सलाह है। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल गाइड हुई। बिल्कुल, ये एक तरह से 2000 साल पुरानी रियल पॉलिटिक्स फॉर डमीज थी। ठीक है, और पश्चिम में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, अरस्तु की पॉलिटिक्स को देखिए, उसमें भी राज्य कैसे काम करता है, अलग अलग तरह की सरकारें कैसी होती हैं, इस पर गहरी टिप्पणियां हैं। और मैकियावेली? हाँ, मध्यकाल के बाद मैकियावेली की द प्रिंस को कौन भूल सकता है। वो तो सीधे सीधे शासक को सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के नुस्खे बताती हैं, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। बिल्कुल। तो इन सब में प्रशासनिक समझ तो थी, लेकिन ये किसी एक विषय के तहत नहीं थी। मतलब ये राजनीति, दर्शन और रणनीति का एक मिला-जुला रूप थी। एकदम सही कहा आपने। ये वैसा ही है जैसे लोग सदियों से अच्छा खाना बनाते आ रहे थे। उनके पास पीढ़ियों से चले आ रहे नुस्खे थे, लेकिन एक फॉर्मल कुकिंग स्कूल बहुत बाद में आया, जहाँ खाना पकाने के पीछे का विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन सिखाया जाने लगा। बिल्कुल। ये उपमा तो बिल्कुल सटीक बैठती है। तो फिर इस औपचारिक कुकिंग स्कूल यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की पहली ईंट कहाँ रखी गई? हमारे स्रोत कैमरलवाद का जिक्र करते हैं, ये क्या था? कैमरलवाद इस कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। 18वीं सदी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसका उदय हुआ। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में? जी, ये एक आंदोलन था जिसका सीधा सीधा मकसद था सरकारी मामलों का व्यवस्थित प्रबंधन करना। ये लोग मानते थे कि राज्य की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था और कुशल प्रशासन में है। मतलब ये पहले लोग थे जिन्होंने कहा कि चलो बैठकर समझते हैं कि सरकार असल में काम कैसे करती है और इसे सिखाया भी जा सकता है। बिल्कुल। उनका मुख्य उद्देश्य लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग देना था। अच्छा। वो मानते थे कि एक अच्छा प्रशासक बनाया जा सकता है, वो आसमान से नहीं टपकता। इसलिए उन्होंने सरकारी ढांचे, उसके सिद्धांत और काम करने के तरीकों का बहुत बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया। तो इसे हम सरकार के लिए पहला मैनेजमेंट स्कूल भी कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। यानी बेहतर अधिकारियों की जरूरत ने एक नए अध्ययन के क्षेत्र को जन्म दे दिया। जी, समस्या आई तो समाधान के लिए एक नया विषय ही खड़ा हो गया, और इस आंदोलन के पीछे जॉर्ज जिंग के जैसे कुछ बड़े नाम थे। ओके। जिनका मानना था कि अधिकारियों का पेशेवर प्रशिक्षण होना ही चाहिए। उन्हें सिर्फ भर्ती नहीं करना है, बल्कि उन्हें प्रशासन की कला और विज्ञान में प्रशिक्षित करना है। ये तो उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आता है। स्रोत कहते हैं कि नींव भले ही यूरोप में रखी गई, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय के तौर पर असल में पैदा हुआ और फला फूला अमेरिका में। यूरोप से अमेरिका तक के सफर में ऐसा क्या हुआ? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, विचार हवा में थे, लेकिन उन्हें पनपने के लिए सही मिट्टी और माहौल की जरूरत होती है। सही बात है। अमेरिका में इसके एक अलग विषय के रूप में विकसित होने से पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी थीं। जैसे 18वीं सदी के अंत में अमेरिका के संस्थापकों में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने द फेडरलिस्ट पेपर्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम को परिभाषित करने की कोशिश की। अच्छा, तो शुरुआत हो रही थी। हाँ, और फिर 1812 में फ्रांस में चार्ल्स जाम बुनिन ने इस विषय पर पहली पूरी किताब लिखी। तो चिंगारियां तो सुलग रही थी, लेकिन आग अमेरिका में जाकर लगी। 19वीं सदी के अमेरिका में ऐसा क्या चल रहा था जिसने इस विषय को जन्म दिया? स्रोत रुमकी बसु का हवाला देते हुए बताते हैं कि ये किसी एक कारण से नहीं हुआ। ये चार बड़ी ताकतों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक परफेक्ट स्टॉर्म? जी, एक ऐसा तूफान जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो सरकार चलाने के तरीके को गंभीरता से ले। ठीक है, ये सुनना दिलचस्प होगा। वो चार ताकतें क्या थीं? पहली ताकत थी वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। ओके। इसे F.W. टेलर नाम के एक इंजीनियर ने शुरू किया था। उनका जुनून था एफिशिएंसी यानी कुशलता। एफिशिएंसी। वो मानते थे कि फैक्ट्री में हर काम को करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, और अगर हम उसे वैज्ञानिक तरीके से खोज लें तो उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है। मतलब हर चीज को नापना, विश्लेषण करना और सबसे कुशल रास्ता निकालना। बिल्कुल। लेकिन ये तो फैक्ट्रियों के लिए था, इसका सरकार से क्या लेना देना? यही तो बात थी। जल्द ही लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अगर हम एक कार बनाने की प्रक्रिया को इतना कुशल बना सकते हैं तो हम सरकारी दफ्तरों के कामकाज को कुशल क्यों नहीं बना सकते? सरकार को एक आलसी, सुस्त मशीन की तरह क्यों चलना चाहिए? इस सोच ने प्रशासन पर बेहतर काम करने का दबाव बनाया। समझ गई। तो पहली ताकत थी एफिशिएंसी की भूख, और दूसरी ताकत थी औद्योगिकीकरण।
19वीं सदी में अमेरिका में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, रेलवे कंपनियां और विशाल संगठन बन रहे थे। अच्छा। ये इतने बड़े और जटिल थे कि इन्हें पुराने पारंपरिक तरीकों से नहीं चलाया जा सकता था। सही। इन्हें चलाने के लिए मैनेजमेंट के नए सिद्धांतों की जरूरत पड़ी। तो जब प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो रहा था तो सवाल उठा कि जो सरकार खुद इतनी विशाल और जटिल हो गई है, उसे चलाने के लिए ऐसे सिद्धांतों की जरूरत क्यों नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास वैज्ञानिक तरीके से काम करने का दबाव है और बड़े-बड़े संगठनों को संभालने की चुनौती भी। लेकिन सरकार के काम का दायरा भी तो बदल रहा था, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ पुलिस और सेना तक तो सीमित नहीं रही। बिल्कुल, यही हमारी तीसरी ताकत थी, कल्याणकारी राज्य का उदय। वेलफेयर स्टेट। जी, पहले राज्य की भूमिका बहुत सीमित थी, जिसे पुलिस स्टेट कहते हैं। यानी बस कानून व्यवस्था संभालो और बाहरी हमलों से देश को बचाओ। हाँ, लेकिन अब समाज बदल रहा था। लोगों की सरकार से उम्मीदें बढ़ रही थी। वो चाहते थे कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई और सामाजिक सुरक्षा जैसी चीजों की भी जिम्मेदारी ले। और जैसे ही सरकार के काम का मेन्यू लंबा होगा, उसकी रसोई यानी प्रशासन और भी ज्यादा जटिल हो जाएगा। एकदम सही। उसे संभालने के लिए नए और बेहतर शेफ और मैनेजर चाहिए होंगे। बिल्कुल। और अब आते हैं चौथी और शायद उस समय की सबसे विस्फोटक ताकत पर, जिसने सुधारों की आग में घी का काम किया। अच्छा, वो था स्पॉइल सिस्टम के खिलाफ आंदोलन। स्पॉइल सिस्टम, ये सुनने में ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये था क्या? इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही कोई नई क्रिकेट टीम का कप्तान बनता है, वो सारे पुराने अनुभवी खिलाड़ियों को निकालकर अपने दोस्तों को टीम में भर ले, चाहे उन्हें बल्ला पकड़ना भी ना आता हो। बिल्कुल। स्पॉइल सिस्टम सरकार में ठीक यही कर रहा था। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि हर चुनाव के बाद जो पार्टी जीतती थी, वो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरियों से भर देती थी, हाँ, चाहे उनमें काबिलियत हो या नहीं? बिल्कुल यही। इसका नाम ही स्पॉइल सिस्टम था, जिसका मतलब है जीत का माल। अरे बाप रे! हर चुनाव के बाद शहर के पोस्टमास्टर से लेकर क्लर्क तक सब बदल दिए जाते थे और उनकी जगह पार्टी के वफादार लोग आ जाते थे। तो इसका नतीजा क्या होता था? नतीजा पूरी तरह से केओस, भ्रष्टाचार और अकुशलता। सरकार का काम ठप पड़ जाता था, क्योंकि अनुभवी लोग बाहर हो जाते थे और नए लोगों को कुछ पता ही नहीं होता था। ये तो पागलपन लगता है। देश चल कैसे रहा था? मुझे यकीन है कि लोग इससे बहुत परेशान होंगे। बहुत ज्यादा। इसी व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा नागरिक आंदोलन खड़ा हुआ। अच्छा, लोगों ने मांग की कि ये भाई भतीजावाद बंद हो और सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, राजनीतिक वफादारी के आधार पर नहीं। और इसी आंदोलन ने एक प्रोफेशनल, निष्पक्ष और काबिल पब्लिक सर्विस की जरूरत को सबसे ज्यादा मजबूती दी होगी। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, तो लोक प्रशासन का एकेडमिक विषय किसी प्रोफेसर के शांत कमरे में नहीं जन्मा, नहीं, बल्कि ये तो 4 बड़ी समस्याओं की आग में से निकला। फैक्ट्रियों से आई एफिशिएंसी की भूख, औद्योगिकरण से पैदा हुए बड़े-बड़े और बेकाबू संगठन, एक कल्याणकारी राज्य की बढ़ती जिम्मेदारियां, और सबसे बढ़कर स्पॉइल सिस्टम जैसे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से पैदा हुआ गुस्सा। आपने इसे बेहतरीन तरीके से समेटा है। ये जरूरत का आविष्कार था, एकेडमिक विलास का नहीं। एकदम सही। ये 4 ताकतें एक साथ काम कर रही थीं और इन्होंने एक तरह से अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो सरकार चलाने के तरीके को गंभीरता से लें। इसी माहौल में वुड्रो विल्सन जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि राजनीति यानी नीतियां बनाना और प्रशासन यानी उन्हें लागू करना 2 अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। जी, उन्होंने कहा कि प्रशासन को राजनीति के रोजमर्रा के दखल से निकालकर एक पेशेवर और वैज्ञानिक क्षेत्र बनाना चाहिए, और यहीं से अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्वतंत्र अकादमिक विषय के रूप में खड़ा हुआ। तो आज हमने अपनी पहेली को सुलझा लिया। हाँ, हमने देखा कि सरकार चलाने का काम भले ही हजारों साल पुराना हो, लेकिन उसे एक विज्ञान की तरह पढ़ने का विचार तब पैदा हुआ जब पुरानी व्यवस्थाएं नई चुनौतियों के सामने चरमराने लगीं। बिल्कुल। ये यात्रा कौटिल्य और अरस्तु के प्राचीन विचारों से शुरू हुई, जर्मनी के कैमरलवादियों के पहले औपचारिक प्रयासों से गुजरी और अंत में 19वीं सदी के अमेरिका के परफेक्ट स्टॉर्म में आकर एक पूरे अनुशासन के रूप में जन्मी। हाँ, इन स्रोतों ने हमें सिर्फ एक विषय के इतिहास के बारे में नहीं बताया, बल्कि बेहतर शासन की तलाश की एक कहानी सुनाई है। यह दिखाया है कि कैसे व्यावहारिक समस्याओं और नैतिक आंदोलनों से अकादमिक विषयों का जन्म होता है। ये वाकई एक शानदार सफर था, ये समझने का कि सरकार कैसे काम करती है का अध्ययन कैसे विकसित हुआ।
और इस पूरी चर्चा से एक दिलचस्प सवाल भविष्य के लिए उठता है, जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जरूर। आज जब सरकार की भूमिका, तकनीक और समाज की उम्मीदें एक बार फिर बहुत तेजी से बदल रही हैं, बिल्कुल। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के युग में हैं, तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये 100 साल पुरानी नींव भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर हमें प्रशासनिक सोच में एक और नए क्रांतिकारी विकास की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे 19वीं शताब्दी के अमेरिका में हुई? नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर गहरा असर डालता है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ये सब चीजें। लेकिन हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इस विषय की एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। कहानी? हाँ, कहानी कि कैसे सरकार चलाने के इस अध्ययन ने अपनी एक पहचान बनाई, ये राजनीति विज्ञान की छाया से निकलकर एक अलग विषय कैसे बना, इसके रास्ते में कौन सी बड़ी बहसें हुईं और इसने अपनी पहचान का संकट कैसे झेला। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इसके जनक से लेकर जो सरकार को एक कुशल व्यापार की तरह चलाना चाहते थे, से लेकर आज के दौर तक, जहां नागरिकों को ग्राहक के तौर पर देखा जाता है। हाँ, आइए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? ऐसा लगता है कि इसका सेहरा एक ही व्यक्ति के सिर बनता है, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन। स्रोतों में उन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा गया है। ये इतना बड़ा खिताब क्यों? देखिए, क्योंकि 1887 में अपने एक निबंध से उन्होंने इस पूरी बहस की शुरुआत की। उस समय तक सरकार चलाने के तरीके को राजनीति से अलग करके नहीं देखा जाता था। अच्छा। विल्सन ने पहली बार कहा कि हमें इन दोनों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। उनका तर्क बहुत सीधा था। राजनीति का काम है देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेना, नीतियां बनाना, मतलब विजन तय करना। बिल्कुल, ये मूल्यों, बहसों और इच्छाओं का क्षेत्र है। और प्रशासन का काम है उन नीतियों और कानूनों को जमीन पर उतारना। ओके। और यह काम पूरी तरह से कुशलता, निष्पक्षता और एक व्यापार की तरह होना चाहिए। विल्सन का मानना था कि प्रशासन को राजनीति के रोज के हंगामे से दूर रहना चाहिए। इसी को राजनीति प्रशासन का बंटवारा कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जैसे डाकघर चलाने वाले व्यक्ति को डाकघर चलाने में माहिर होना चाहिए, न कि सिर्फ इसलिए उस पद पर होना चाहिए क्योंकि उसकी पार्टी चुनाव जीत गई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही मूल विचार था कि काम करने का तरीका राजनीतिक बदलावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एकदम। और ये उस समय के लिए बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी विचार था। इसी सोच को फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 में अपनी किताब पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में और मजबूत किया। और फिर जब 1926 में एल.डी. वाइट की किताब आई, जो इस विषय की पहली प्रॉपर टेक्स्ट बुक थी, तो इसने अकादमिक दुनिया में इसे एक अलग पहचान दे दी। ठीक है, तो उन्होंने राजनीति और प्रशासन के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। लेकिन कोई भी सिद्धांत कागज पे तो अच्छा लगता है, असल दुनिया में उसे परखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये दीवार मजबूत साबित हुई या इसमें जल्दी दरारें पड़ने लगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। दीवार तो खड़ी हो गई और फिर अगला कदम था ये तय करना कि दीवार के इस पार, मतलब प्रशासन की दुनिया के नियम कानून क्या होंगे। अच्छा। यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है 1927 से 1937 का, जिसे प्रशासन के सिद्धांतों का युग कहा जाता है। सिद्धांतों का युग सुनने में ऐसा लगता है जैसे वे इसे भौतिकी या रसायन शास्त्र जैसा कोई विज्ञान बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक यही सोच थी। मतलब उस समय ये विश्वास अपने चरम पर था कि प्रशासन के भी कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हो सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। हाँ, कुछ वैसा ही कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह एक जैसा काम करता है, वैसे ही कुछ ऐसे सिद्धांत खोजे जा सकते हैं जो किसी भी संगठन को, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, ज्यादा कुशल बना देंगे। इस दौर की सबसे अहम किताब थी W.F. विलोबी की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी सरकारी विभाग को चलाने के लिए एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला। ये तो सुनने में बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, शायद थोड़ा ज्यादा ही। और आप सही हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था और जल्द ही असल दुनिया ने साफ सुथरे विचार पर दस्तक दी। यहीं से तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प दौर शुरू होता है 1938 से 1947 का, जिसे चुनौती का युग कहा जाता है। इन सार्वभौमिक सिद्धांतों की पूरी इमारत हिलने लगी। ऐसा क्या हुआ?
2 बड़े झटके लगे। पहला झटका इंसानी पहलू की तरफ से आया। 1924 से 1932 के बीच कुछ मशहूर अध्ययन हुए जिन्हें हॉथॉर्न स्टडीज कहा जाता है। अच्छा, हॉथॉर्न स्टडीज। हाँ, इन अध्ययनों में पता चला कि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की प्रोडक्टिविटी सिर्फ अच्छी मशीनों या नियमों से नहीं बढ़ती। तो फिर किससे बढ़ती है? वो बढ़ती है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से। जब कर्मचारियों को लगता है कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है, जब उनके आपसी रिश्ते अच्छे होते हैं, जब उन्हें सम्मान मिलता है, तो वे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ये तो आज हमें बहुत स्वाभाविक लगता है ना? आज लगता है, लेकिन उस वक्त ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने मानव संबंध दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसने कहा कि लोग मशीन के पुर्जे नहीं हैं। ये सोचना भी अजीब है कि कभी मैनेजर सोचते थे कि लोग मशीन की तरह होते हैं। और दूसरा झटका क्या था? दूसरा झटका और भी बड़ा था। ये इन तथाकथित सिद्धांतों पर सीधा हमला था। 1947 में हर्बर्ट साइमन नाम के एक विचारक ने अपनी जबरदस्त किताब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में इन सिद्धांतों को मजाक में कहावतें कह दिया। 1 मिनट, उन्हें कहावतें कहना तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो पूरे विषय की नींव पर हमला करने जैसा था। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि ये वैज्ञानिक सिद्धांत हो ही नहीं सकते क्योंकि ये आपस में ही विरोधाभासी हैं। मतलब हर सिद्धांत के लिए आपको एक उतनी ही सही लगने वाली उल्टी कहावत मिल जाएगी। कोई उदाहरण दे सकते हैं? इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। जरूर। जैसे एक सिद्धांत कहता है कि संगठन में कमांड की एकता होनी चाहिए, यानी आपका सिर्फ एक बॉस होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सही लगता है। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत कहता है कि काम में विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अब अगर आपको कोई तकनीकी काम करना है तो आपको आईटी वाले से भी निर्देश लेने होंगे, बजट के लिए फिनेंस वाले से, और भर्ती के लिए एचआर वाले से। तो अब आपके कई बॉस हो गए। अच्छा, तो ये तो आपस में टकरा गए? हाँ, साइमन ने कहा, ये विज्ञान नहीं है, ये तो बस कहावतें हैं जो हम अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये तो सच में पूरी बुनियाद हिला देने वाली बात थी। तो साइमन ने तो सिद्धांतों को ही खारिज कर दिया। क्या किसी ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि प्रशासन का विज्ञान बनाना भी संभव है या नहीं? बिल्कुल। उसी साल 1947 में रॉबर्ट डाल ने 3 बड़ी बाधाएं गिनाई। पहली, प्रशासन कभी भी मूल्य मुक्त यानी वैल्यू फ्री नहीं हो सकता। हर फैसले में हमारी अपनी मान्यताएं शामिल होती हैं। दूसरी, इंसान का व्यक्तित्व अप्रत्याशित होता है, वो हमेशा तार्किक व्यवहार नहीं करता। और तीसरी, सामाजिक संदर्भ। मतलब जो तरीका अमेरिका में काम करता है, जरूरी नहीं कि वो भारत में भी काम करे। एकदम सही। इन आलोचनाओं ने सिद्धांतों के युग का अंत कर दिया। तो विज्ञान वाला हिस्सा ढह गया और राजनीति के साथ जो दीवार खड़ी की थी वो भी कमजोर पड़ रही थी। तब तो ये विषय पूरी तरह से भटक गया होगा। जैसे अब हम हैं कौन और हम यहाँ कर क्या रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत इसी दौर को पहचान का संकट कहते हैं। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ, ये एक गहरा संकट था जो 1948 से 1970 तक चला। जब आपके सिद्धांत झूठे साबित हो जाएं और आपकी अलग पहचान पर ही सवाल उठ जाए तो आप क्या करेंगे? विद्वान बट गए। अच्छा? कुछ ने कहा कि हमें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, यानी राजनीति विज्ञान में, क्योंकि प्रशासन को राजनीति से अलग करना एक भूल थी। तो ये इसके लोकस यानी इसके घर और इसके फोकस यानी इसके ज्ञान को लेकर एक बहस थी। इसका घर कहाँ है, राजनीति विज्ञान में या कहीं और? ठीक यही सवाल था। दूसरे विद्वानों को लगा कि इसकी ज्यादा रिश्तेदारी मैनेजमेंट या प्रशासनिक विज्ञान से है, क्योंकि दोनों का काम संगठन चलाना है। तो ये एक ऐसे किशोर की तरह हो गया था जिसे पता नहीं कि उसे किस दोस्त के ग्रुप में शामिल होना है। इसकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं बन पा रही थी। नहीं, ये एक चौराहे पर खड़ा था। तो ये इस संकट से बाहर कैसे निकला? कोई तो रास्ता मिला होगा। अगला चरण 1970 से 1990 का लोकनीति परिप्रेक्ष्य कहलाता है। नाम से लगता है कि यहाँ कुछ नया हाथ लगा। हाँ, और यहाँ बदलाव बहुत दिलचस्प है। इस क्षेत्र ने खुद को बचाने के लिए अंदर की तरफ देखना बंद कर दिया और बाहर की तरफ देखना शुरू किया। मतलब? पहले सारा ध्यान इस पर था कि सरकारी विभाग अंदर से कैसे काम करते हैं, उनकी फाइलें कैसे चलती हैं, उनका ढांचा कैसा है। अब ध्यान इस पर चला गया कि ये पूरी सरकारी मशीनरी जिन समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी है वो सुलझ भी रही है या नहीं। मतलब फाइलों के सिस्टम से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना कि गरीबी हटाने की योजना से गरीबी सच में हट रही है या नहीं। बिल्कुल, फोकस प्रक्रिया से हटकर परिणाम पर आ गया।
और इसके लिए सिर्फ प्रशासन के ज्ञान से काम नहीं चलना था। अच्छा, समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र से सीखना पड़ा, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अर्थशास्त्र से। ये विषय अंतः विषय यानी इंटरडिसिप्लिनरी बन गया। इसने विल्सन की उस पुरानी दीवार को पूरी तरह से गिरा दिया और ये मान लिया कि प्रशासक सिर्फ नीतियां लागू नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इससे लोक प्रशासन को एक नया मकसद और एक नई, ज्यादा आत्मविश्वास से भरी पहचान मिली। और ये हमें आज के दौर में ले आता है 1991 से अब तक। ये ऐसा लगता है जैसे कहानी घूमकर वापस वहीं आ गई है, विल्सन के सरकार को एक व्यापार की तरह चलाने वाले विचार पर। हाँ, लेकिन इस बार ये विचार बहुत ज्यादा शक्तिशाली रूप में है। इसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा जाता है। हाँ, ये एक तरह से विल्सन 2.0 है। 1990 के दशक में ये विचार उभरा और डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर की किताब री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट ने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। इसका मूल मंत्र था कि पारंपरिक सरकारी नौकरशाही बहुत धीमी, खर्चीली और जनता के प्रति गैर जवाबदेह है और इसे बदलना होगा। इसे बदलना होगा। और बदलने का तरीका क्या था? इसके मुख्य विचार क्या हैं? इसका सबसे मशहूर विचार है स्टीयर नॉट रो। चप्पू चलाने के बजाय नाव को दिशा देना। इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब ये है कि सरकार का काम हर गली में जाकर कूड़ा उठाना या हर स्कूल चलाना नहीं है। उसका काम है ये पक्का करना कि कूड़ा उठ रहा है और स्कूल अच्छे चल रहे हैं, भले ये काम कोई प्राइवेट कंपनी करे या कोई एनजीओ। बिल्कुल। सरकार कप्तान है जो दिशा बताती है, उसे खुद नाविक बनकर चप्पू चलाने की जरूरत नहीं। और दूसरा बड़ा विचार नागरिकों को ग्राहक यानी कस्टमर मानने का था, है ना? ये मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये इसका सबसे विवादास्पद पहलू भी है। एनपीएम कहता है कि सरकार को अपने नागरिकों को वैसी ही सेवा देनी चाहिए जैसी एक प्राइवेट कंपनी अपने ग्राहकों को देती है, तेज, कुशल और उनकी जरूरतों के हिसाब से। इससे समाज में कोई फर्क पड़ा या नहीं? लेकिन क्या नागरिक सच में एक ग्राहक होता है? ग्राहक को अगर एक दुकान पसंद आए तो वो दूसरी दुकान पर जा सकता है। नागरिक दूसरी सरकार कहाँ से लाएगा? और आपने इस मॉडल की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। यहीं पर सारी बहस आकर टिक जाती है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, राजनीति से प्रशासन को अलग करने की एक सीधी सादी कोशिश से लेकर उसे विज्ञान बनाने की महत्वाकांक्षा, फिर उस सपने का टूटना, पहचान का संकट और अब बाजार की तरह सरकार चलाने पर जोर, ये कमाल की यात्रा रही है। ये वाकई है। ये कोई पत्थर की लकीर वाला विज्ञान नहीं है। ये दिखाता है कि हम खुद पर कैसे शासन करते हैं। इसका अध्ययन लगातार बदल रहा है। हर नया चरण पिछले चरण की कमियों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। ये एक जीवित, सांस लेती हुई बहस है। ये एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। इस पूरी कहानी में एक पेंडुलम की तरह झूलती हुई चीज दिखती है। कैसे? एक तरफ ये विचार है कि लोक प्रशासन एक अनोखी सार्वजनिक सेवा है जिसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना है। ये व्यापार से बिल्कुल अलग है। और दूसरी तरफ इसे ज्यादा से ज्यादा कुशल, परिणाम उन्मुख और व्यापार जैसा बनाने की लगातार कोशिश है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। यही इस क्षेत्र का केंद्रीय तनाव है। और जो सवाल आज भी बना हुआ है वो ये है, जब हम नागरिकों को ग्राहक और सरकार को एक बिजनेस मानते हैं तो हम क्या पाते हैं और क्या खोते हैं? क्या इससे सरकारें ज्यादा जवाबदेह बनती हैं या फिर हम नागरिक होने का गहरा मतलब ही खो देते हैं जो सिर्फ सेवाएं पाने से कहीं ज्यादा है? इस तनाव को साधना ही शायद इस कहानी का अगला अध्याय है। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहते हैं, एक अकादमिक विषय के जन्म और विकास की कहानी। और विषय है लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नमस्कार। और ये सिर्फ आप समझिए किताबों और क्लासरूम की कहानी नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक विचार भारत की आज़ादी के साथ साथ बड़ा होता है, अपनी पहचान बनाता है और फिर देश चलाने की जो पूरी मशीनरी है उसका एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन यही है कि इस सफर के हर अहम मोड़ को समझें। मतलब कैसे ये विषय राजनीति विज्ञान की परछाई से निकलकर एक स्वतंत्र और कह सकते हैं एक ताकतवर अनुशासन बना। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमारे स्रोत करते हैं, यानी 1930 का दशक। जी। उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने राजनीति विज्ञान के एमए पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन पर एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जोड़ा। यह पहली बार था जब भारत में इसे अकादमिक तौर पर कोई जगह मिली थी। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आता है, इसे राजनीति विज्ञान के अंदर ही क्यों रखा गया? एक अलग विषय के तौर पर क्यों नहीं देखा गया इसे?
देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब उस समय की जो वैश्विक सोच थी ना, उसमें छिपा है। अच्छा। उस दौर में अकादमिक दुनिया में ये एक बड़ी बहस थी कि क्या प्रशासन और राजनीति को अलग किया जा सकता है। एक तरफ वुड्रो विल्सन जैसे विचारक थे जो कहते थे कि राजनीति का काम है नीतियां बनाना और प्रशासन का काम है उन्हें लागू करना। बिल्कुल, बिना किसी पक्षपात के। लेकिन हकीकत में, और खासकर भारत जैसे देश में जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, वहां राजनीति और प्रशासन एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथे हुए थे। मतलब जो लोग प्रशासन चला रहे थे, यानी अंग्रेज अफसर, वो असल में राजनीतिक फैसले भी तो ले रहे थे। उनको अलग करना मुश्किल था। एकदम सही। अंग्रेजी हुकूमत का जो प्रशासनिक ढांचा था, वो नियंत्रण और राजस्व वसूली के लिए बना था, जनक कल्याण के लिए नहीं। सही बात है। इसलिए उस प्रशासन का अध्ययन असल में उस राजनीतिक व्यवस्था का ही अध्ययन था। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का ये कदम इसी सोच का नतीजा था कि अगर आपको सरकार की राजनीति समझनी है तो उसका प्रशासनिक ढांचा भी समझना होगा। ये एक शुरुआत थी, एक बीज था, पर वो अभी भी अपनी जमीन तलाश रहा था। और फिर हमारे स्रोत बताते हैं कि 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने एक कदम और आगे बढ़ाया। हाँ, और विश्व लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर दिया। तो एक पेपर से एक डिप्लोमा तक का सफर, क्या इसे एक बड़ी छलांग माना जाना चाहिए? मैं इसे छलांग से ज्यादा एक महत्वपूर्ण विकास कहूंगी। देखिए, एक पेपर आपको विषय से सिर्फ परिचित कराता है, हाँ, लेकिन एक डिप्लोमा कोर्स का मतलब है कि अब आप उस विषय में विशेषज्ञता की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब था कि अकादमिक जगत ये महसूस कर रहा था कि प्रशासन सिर्फ राजनीति का एक उप उत्पाद नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक जटिल और विस्तृत क्षेत्र है जिसके अपने सिद्धांत हैं, अपनी तकनीकें हैं, अपनी चुनौतियां हैं। तो ये एक संकेत था कि विषय अब अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल। तो लगभग 2 दशकों तक लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की छत्र छाया में ही अपनी जगह बना रहा था, एक तरह से अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन फिर भारत आजाद हुआ और देश की जरूरतें वो तो पूरी तरह से बदल गईं, और यहीं पर कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। और वो मोड़ आता है 1949-50 में। हमारे स्रोत नागपुर विश्वविद्यालय में हुई एक घटना को एक मील का पत्थर बताते हैं। हाँ, वहां लोक प्रशासन व स्वशासन के लिए एक अलग और एक संपूर्ण विभाग की स्थापना की गई। ये सिर्फ एक नया डिपार्टमेंट खोला नहीं था, है ना? इसका महत्व तो इससे कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत ज्यादा। ये पहली बार था भारत में इस विषय को अपनी स्वतंत्र अकादमिक पहचान मिली। उसे अब किसी दूसरे विषय का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। एकदम। और आप इसके समय पे ध्यान दीजिए, 1949-50, आजादी के ठीक बाद। हाँ, भारत को आजाद हुए बस 2 साल हुए हैं। देश के सामने विभाजन का दर्द है, रियासतों के विलय की चुनौती है, और सबसे बढ़कर एक संविधान बनाया जा रहा है जो एक कल्याणकारी राज्य का वादा करता है। अंग्रेजों की वो स्टील फ्रेम नौकरशाही जो नियंत्रण के लिए बनी थी, उसे विकास और सेवा के एक साधन में बदलना था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। तो आप ये कह रही हैं कि ये विभाग खोलना सिर्फ एक अकेडमिक फैसला नहीं था, बल्कि ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण की जो परियोजना थी उसका हिस्सा था। निश्चित रूप से। देश को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इस नई प्रशासनिक व्यवस्था को समझ सकें और उसे चला सकें। बिल्कुल, ये उस समय की राष्ट्रीय आवश्यकता की सीधी प्रतिक्रिया थी। हमें ऐसे प्रशासकों और विशेषज्ञों की जरूरत थी जो सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाए रखना न जाने, बल्कि योजना बनाना, विकास परियोजनाओं को लागू करना और एक लोकतांत्रिक सरकार की जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है उसे भी समझें। नागपुर विश्वविद्यालय का ये कदम इसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक बहुत साहसिक प्रयास था, और इसी विभाग के प्रमुख बने स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा, जिन्हें भारत में लोक प्रशासन का पहला प्रोफेसर होने का सम्मान मिला। उन्होंने इस विषय की नींव रखी। ये वाकई दिलचस्प है, कैसे एक अकादमिक विभाग की स्थापना देश के भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश से जुड़ी हुई थी। जी। तो अब हमारे पास एक स्वतंत्र विभाग है, प्रोफेसर हैं, पाठ्यक्रम भी है, विषय ने अपनी अकादमिक जमीन तो तैयार कर ली, लेकिन क्या ये सिर्फ विश्वविद्यालयों तक ही सीमित रहा? नहीं, और यहीं पर कहानी और भी गहरी हो जाती है। अब बात सिर्फ डिग्री देने या सिद्धांत पढ़ाने की नहीं रह गई थी। अच्छा। शासनिक मशीनरी है, उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। और इसी सवाल का जवाब हमारे स्रोत 1954 में दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA की स्थापना में ढूंढते हैं। मुझे एक बात यहाँ बहुत दिलचस्प लगी कि इसकी स्थापना एक अमेरिकी विशेषज्ञ
पॉल एच एप्पलबी की रिपोर्ट के सुझाव पर हुई थी। एक नया आजाद हुआ देश अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की जांच के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ को क्यों बुला रहा था? क्या हमें अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं था? ये सवाल उस समय भी उठा था, लेकिन इसका जवाब नेहरू के दूरदर्शी नजरिए में छिपा है। नेहरू समझते थे कि हमने अंग्रेजों से एक प्रशासनिक ढांचा तो विरासत में पाया है, लेकिन वो ढांचा एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और विकासशील देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं बना था। एप्पलबी को एक आउटसाइडर के तौर पर इसलिए बुलाया गया ताकि वो बिना किसी पूर्वग्रह के हमारे सिस्टम का विश्लेषण कर सके। और एप्पलबी ने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया, क्या कहा उन्होंने? एप्पलबी ने भारतीय प्रशासन की तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम प्रक्रिया यानी प्रोसीजर पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन परिणाम यानी रिजल्ट्स पर कम। अच्छा। ये फैसले लेने में बहुत धीमा है और इसमें ज़मीनी स्तर पर काम करने की विशेषज्ञता की कमी है। उनकी सबसे बड़ी सिफारिश यही थी कि भारत को प्रशासन के क्षेत्र में लगातार शोध और प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की ज़रूरत है। और उसी सिफारिश से IIPA का जन्म हुआ? जी हाँ। तो IIPA सिर्फ एक और कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं था, इसका मकसद कुछ और था। बिल्कुल। IIPA को एक थिंक एंड डू टैंक के रूप में बनाया गया था। इसका काम था, पहला, भारत की जो विशिष्ट प्रशासनिक समस्याएं हैं उन पर उच्च स्तरीय शोध करना। दूसरा, जो अधिकारी पहले से सेवा में हैं उन्हें नई तकनीकों और विचारों से प्रशिक्षित करना। और तीसरा, सरकार को नीतिगत मामलों पर सलाह देना। तो इसने अकादमिक ज्ञान और व्यावहारिक प्रशासन के बीच एक पुल का काम किया। हाँ, एक ब्रिज का। और इसी ज्ञान को फैलाने के लिए, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, IIPA ने एक जर्नल शुरू किया, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IJPA। हाँ, एक जर्नल की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, एक जर्नल किसी भी अकादमिक विषय की धड़कन होता है। IJPA ने भारत और दुनिया भर के विद्वानों, प्रशासकों और शोधकर्ताओं को एक मंच दिया जहां वे अपने विचार, अपने शोध और अपने अनुभव साझा कर सकते थे। इसके माध्यम से भारत ने लोक प्रशासन पर अपना, कह सकते हैं, स्वदेशी ज्ञान और अपनी समझ विकसित करना शुरू किया। अब हम सिर्फ पश्चिमी सिद्धांतों पर निर्भर नहीं थे, हम अपनी समस्याओं के अपने समाधान ढूंढ रहे थे। यह विषय के वयस्क होने का एक और बड़ा प्रमाण था। तो अब तक का सफर देखें, एक पेपर से शुरुआत हुई, फिर एक स्वतंत्र विभाग बना और फिर एक राष्ट्रीय शोध संस्थान भी स्थापित हो गया। हाँ। विषय एकेडमिक और पेशेवर दोनों स्तरों पर स्थापित हो चुका था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये अभी भी कुछ हद तक विशेषज्ञों और विद्वानों के दायरे तक ही सीमित था। सही कह रहे हैं आप। आम जनता या छात्रों के बीच ये शायद उतना लोकप्रिय नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक सम्मानित विषय था, लेकिन इसमें वो ग्लैमर या आकर्षण नहीं था जो शायद अर्थशास्त्र या इतिहास में था। लेकिन ये बदलने वाला था, और जिस घटना ने इसे बदला उसने इस विषय को रातों रात भारत के लाखों युवाओं के सपनों का हिस्सा बना दिया। और वो घटना थी 1987 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का एक फैसला। जी। स्रोतों के मुताबिक UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा में लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल कर लिया। ये सुनने में एक साधारण प्रशासनिक बदलाव लगता है, लेकिन आपने कहा कि इसने सब कुछ बदल दिया। जी। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जुनून है। सही बात है। IAS, IPS बनना करोड़ों युवाओं का सपना होता है। जब लोक प्रशासन इस परीक्षा का हिस्सा बना तो अचानक ये विषय सिर्फ अकादमिक नहीं रह गया, ये सफलता की सीढ़ी बन गया। लेकिन कई और विषय भी तो थे। लोक प्रशासन में ऐसा क्या खास था जिसने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया? इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, इसका पाठ्यक्रम। लोक प्रशासन में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, भारतीय संविधान, प्रशासनिक सिद्धांत, वित्तीय प्रबंधन, कानून व्यवस्था, वो सब कुछ एक भावी IAS या IPS अधिकारी के काम से सीधे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो छात्रों को लगा कि ये विषय उन्हें न सिर्फ परीक्षा पास करने में मदद करेगा, बल्कि नौकरी में भी काम आएगा। ये तो बहुत ही व्यवहारिक कारण है। और दूसरा कारण और भी ज्यादा रणनीतिक था। लोक प्रशासन का सिलेबस सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन
यानी जनरल स्टडीज के पेपर के एक बड़े हिस्से से सीधे सीधे मेल खाता था। ओह अच्छा। इसका मतलब था कि अगर कोई छात्र लोक प्रशासन को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनता है तो उसकी सामान्य अध्ययन की तैयारी अपने आप हो जाती है। ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा था। समझ गया। इसने छात्रों को एक बहुत बड़ा रणनीतिक लाभ दिया, तो इस एक फैसले का जमीनी असर क्या हुआ? जबरदस्त। रातों रात देश के हर छोटे बड़े शहर में पब एड के कोचिंग सेंटर खुल गए। इस विषय पर गाइड बुक्स और नोट्स का एक पूरा बाजार खड़ा हो गया। विश्वविद्यालयों में जहां इस विषय में सीटें खाली रह जाती थीं, वहां अब लंबी वेटिंग लिस्ट लगने लगी। अच्छा। जो विषय कभी कुछ विद्वानों की चर्चा तक सीमित था, वो अब चाय की दुकानों और स्टडी सर्कल्स में बहस का मुद्दा बन गया। इस एक फैसले ने लोक प्रशासन को भारत के अकादमिक जगत के हाशिए से उठाकर सीधे केंद्र में ला खड़ा किया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, 1930 के एक अकेले पेपर से शुरू होकर आज ये विषय कहाँ खड़ा है, हमारे स्रोत आज की क्या तस्वीर दिखाते हैं? आज की तस्वीर काफी विशाल है। स्रोत बताते हैं कि भारत में लगभग 50 विश्वविद्यालय और सैकड़ों कॉलेज हैं जहां लोक प्रशासन में स्नातक यानी बीए से लेकर डॉक्टरेट पीएचडी स्तर तक की पढ़ाई होती है। और इनके अलावा कई निजी और सरकारी प्रशिक्षण संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में लगातार शोध और विकास का काम कर रही हैं। ये अब एक पूरी तरह से स्थापित और फलता फूलता एकेडमिक क्षेत्र है। ये सफर वाकई कमाल का है। एक विषय जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था, वो आज देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों का प्रवेश द्वार बन गया है। बिल्कुल। अगर हम इसका सार निकालें तो ये सिर्फ एक विषय के विकास की कहानी नहीं है। ये आजाद भारत की अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को बनाने और मजबूत करने की कहानी है। सही। हर मोड़, चाहे वो नागपुर में विभाग की स्थापना हो, आईआईपीए का गठन हो या यूपीएससी में इसका शामिल होना हो, हर मोड़ भारत की बदलती जरूरतों को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान और शासन एक दूसरे के साथ मिलकर विकसित होते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि लोक प्रशासन ने भारत में अपनी पहचान कैसे बनाई। इसकी शुरुआत राजनीति विज्ञान के एक छोटे से हिस्से के रूप में हुई, क्योंकि उस समय राजनीति और प्रशासन को अलग करके नहीं देखा जा सकता था। फिर 1949-50 में नागपुर विश्वविद्यालय में इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में अपनी अकादमिक पहचान मिली, जो कि नए भारत की राष्ट्र निर्माण की जरूरतों का सीधा परिणाम था। इसके बाद 1954 में आईपीए की स्थापना ने इसे सैद्धांतिक ज्ञान से आगे ले जाकर व्यावहारिक शोध और पेशेवर विकास के क्षेत्र में स्थापित किया। और अंत में 1987 में यूपीएससी द्वारा इसे एक प्रमुख विषय के रूप में अपनाए जाने के बाद इसकी लोकप्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये तो हुई इसके विकास की कहानी, जो हमें दिखाती है कि कैसे जरूरतों के हिसाब से ज्ञान के क्षेत्र विकसित होते हैं। लेकिन यहाँ रुककर हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। एक बहुत जरूरी सवाल। सोचने वाली बात यह है कि जिस विषय का जन्म और विकास 20वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ था, क्या वो 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार है? आज हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा गवर्नेंस, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और गिग इकोनॉमी जैसी बिल्कुल नई तरह की समस्याएं हैं। प्रशासन का स्वरूप बदल रहा है। वो ज्यादा डिजिटल, ज्यादा विकेंद्रीकृत और ज्यादा नागरिक केंद्रित हो रहा है। तो आप ये पूछ रही हैं कि क्या लोक प्रशासन का मौजूदा पाठ्यक्रम और इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो इन नई वास्तविकताओं से निपटने में सक्षम है? बिल्कुल। ये इसके विकास की कहानी का अगला अध्याय है। लोक प्रशासन को अब सिर्फ सरकार चलाने का विज्ञान नहीं रहना होगा, उसे बदलाव को प्रबंधित करने की कला भी बनना होगा। भविष्य में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये इन नई चुनौतियों को कितनी तेजी से अपनाता है और उनके लिए नए समाधान पेश करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के प्रशासकों, विद्वानों और छात्रों सभी को गहराई से विचार करना होगा।